नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए 2 नंबर चैप्टर की हमने शुरुआत कर रखी थी। पीछे वाला वीडियो जो डाला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट्स के अंदर, और उसमें हमने बात जो की थी वो आकर्षक अंग जो फ्लावर था उसके स्ट्रक्चर की बात कर ली थी। साथ में हमने उसमें जो पुंकेसर है, पुंकेसर के अलावा लघु बीजाणुधानी है, माइक्रोस्पोरेंजियम, परागकोश, उनकी हमने बात कर ली थी। आज के इस वीडियो के अंदर हम मुख्य रूप से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन, परागकणों का जीवन काल, उनकी बात करेंगे और साथ में लघु बीजाणुधानी की संरचना की भी विस्तार से बात करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी टीचमेंट ऐप में जुड़ चुके हैं उनको तो रेगुलर प्राप्त हो रहे हैं और नोट्स भी साथ में मिल रहे हैं। आप लोग स्टडी मटेरियल के अंदर इनको प्राप्त आसानी से कर सकते हो। इसके साथ जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए हैं तो वो जुड़ सकते हैं। इसके लिए मैंने इससे पहले वीडियो डाला है, उसको अच्छी तरह से देखकर अपनी इच्छा अनुसार जो जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। तो अगर आप केवल वीडियो देखना चाहते हो तो यूट्यूब से देख सकते हो, लेकिन आपको नोट्स चाहिए, आपको टेस्ट देने हो, आपको प्रत्येक चैप्टर के प्रश्न उत्तर चाहिए, तब आपको ऐप से जुड़ना पड़ेगा। और अगर आपको केवल वीडियो देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो और नीचे लाइन चल रही है, उससे आप लोग नंबरों पे संपर्क भी कर सकते हो, किस प्रकार से जुड़ना है, कैसे उसके अंदर वीडियो और वो देखे जाएंगे, वो सब जानकारी आपको इसके अंदर दी जाएगी। अब रही बात हमारे अगले टॉपिक की लघु बीजाणु जनन की, उसकी बात करेंगे। उससे पहले लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है उसकी बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की हमने बात कर ली थी। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। लेकिन इसकी संरचना के बारे में हमने नहीं पढ़ा था कि इसकी संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है। उस संरचना को मैंने समझा दिया था आपको कि इसकी जो परागकोश का जब हम अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो 4 लेयर हमें जो है वो दिखाई देती है। एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर और एक थी टेपिटम। उनकी बात हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर कर ली। अब देखिए संरचना की अगर बात करते हैं तो कैसी संरचना जो है वो होती है। तो इस प्रकार की संरचना होती है, बाकी आपको नोट्स में मिलेगी जब हम काट लगाते हैं और हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार की संरचना जो है वो ये इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो लेयर है जिसका हमने काट की बात की, ये वो लेयर होती है, ठीक है। मैं 2-3 लेयर बना देता हूँ, इसमें एक ही तरफ बनाएंगे। तो ये वो लेयर होती है। इसमें सबसे बाहर की तरफ हमने किसकी बात की थी? एपिडर्मिस की बात की थी। किसकी बात की थी? एपिडर्मिस की बात की थी। उसके बाद में हमने किसकी बात की थी? एंडोथेसियम की बात की थी, ठीक है। इसके बाद में हमने किसकी बात की थी? मिडल लेयर की बात की थी। और मिडल लेयर में मैंने आपको बताया था, मिडल लेयर जो होती है वो 2 से 3 स्तरों की बनी हुई होती है। और इसके बाद में जो सबसे अंदर की ओर होती है वो कौन सी होती है? टेपिटम होती है। कौन सी होती है? टेपिटम होती है। अब देखिए बात करते हैं गुरु बीजाणुधानी का ये टीएस काट होता है। ये मैंने कहा था द्विपालित अगर परागकोश है, कौन सा है? द्विपालित परागकोश अगर होता है, कौन सा है? द्विपालित परागकोश। तो उसमें प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होती हैं। तो ये एक तो ये पार्ट हो गया, तो एक इधर वाली 2, एक लघु बीजाणुधानी ये हो गई, एक ये हो गई। इसी प्रकार इधर दूसरी साइड एक लघु बीजाणुधानी ये हो गई, एक ये हो गई। और इनके अंदर जो है आपके लघु बीजाणु जो है वो उपस्थित रहते हैं। क्या उपस्थित रहते हैं? लघु बीजाणु। और लास्ट में लघु बीजाणु जो है, ये लघु बीजाणु जो है ये किसका काम करते हैं? परागकण का काम जो है वो करते हैं। तो बहुत सारे परागकण इस प्रकार से विकसित होते हैं और लास्ट में ये परागकोश सफुटित होकर, क्या होकर? सफुटित। सफुटित का मतलब होता है टूटना या फिर फटना। फटकर ये परागकण इनसे क्या हो जाते हैं? परागकोश से बाहर आ जाते हैं। परागकोश से क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। इस क्रिया को परागकोश का संपुटन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? परागकोश का संपुटन भी कहा जाता है। अब मैंने ये जो लेयर बनाई है ये इसी प्रकार इसे नीचे की तरफ होती है, ठीक है ना। नीचे की तरफ मैंने
दर्शाई नहीं। बाकी नोट्स के अंदर आप लोगों को ये जो है वो मिल जाएंगी। बाकी जानकारी आपको नोट्स कैसे प्राप्त होंगे इसके लिए टीचमेंट ऐप आपके पास है ही, उसमें आपको स्टडी मटेरियल में ये सब कुछ मिलेगा। अब बात करते हैं आज का जो नया टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है लघु बीजाणु जनन। कौन सा है? लघु बीजाणु जनन टॉपिक की बात जो है वो करते हैं। लघु बीजाणु जनन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देखिए इसको ध्यान से समझना है। कोई बायोलॉजी के अंदर आपको कोई भी शब्द मिले जिसके पीछे जनन लगा हुआ हो, उस शब्द का मतलब होता है उससे पहले वाले शब्द का निर्माण होना। अर्थात यहाँ पे लघु बीजाणु है तो लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को ही क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। तो परागकोश के लघु बीजाणु दानी में, ये परागकोश है, क्या है? परागकोश का TS काट है, इसमें ये लघु बीजाणु दानियां है। क्या है ये? लघु बीजाणु दानियां हैं। और इन लघु बीजाणु दानियों में उपस्थित होते हैं, लघु बीजाणु से पहले बात कर रहे हैं, वो होते हैं पराग मातृ कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? पराग मातृ कोशिकाएं। पराग कोश की लघु बीजाणु दानी में उपस्थित होती हैं पराग मातृ कोशिकाएं, ठीक है। या इन्हें बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल ये उपस्थित होती हैं और ये द्विगुणित होती हैं। क्या होती हैं? द्विगुणित। कहने का मतलब है इनमें गुणसूत्रों की संख्या अपने मातृ कोशिका के समान होती है, या कह सकते हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या पूरी होती है। ये पराग मातृ कोशिकाएं होती हैं स्थित, और इनके द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण जो है वो होता है, माइक्रोस्पोर का जो निर्माण है वो होता है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु जनन जो है वो बोला जाता है। क्या हो गई परिभाषा? पराग कोश के लघु बीजाणु दानी में उपस्थित द्विगुणित पराग मातृ कोशिका से अगुणित लघु बीजाणु बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु जनन जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु जनन जो है वो कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं, ये पराग मातृ कोशिका जो होती है ये द्विगुणित होती है। इस मान लीजिए ये पराग मातृ कोशिका है, ठीक है, ये द्विगुणित होती है। अब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा? जितनी भी पराग मातृ कोशिकाएं स्थित होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे हम इंग्लिश में मियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसके फलस्वरूप 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है? 4, जो क्या होते हैं? अगुणित। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन क्या कहता है कि बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका की क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। तो इस एक पराग मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 लघु बीजाणु जो है वो बनते हैं। ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। 4 लघु बीजाणु बनते हैं, लेकिन ये क्या होंगे? अगुणित होंगे। ये क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। अब अगर बात करें आगे, अगर बात करते हैं, ये 4 लघु बीजाणु होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। आपस में क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु चतुष्क बोला जाता है। ये इस प्रकार से, ये एक पराग मातृ कोशिका थी, इससे 4 लघु बीजाणु बनते हैं। ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस प्रकार से ये चारों लघु बीजाणु क्या रहते हैं? आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसे क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु चतुष्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु चतुष्क बोला जाता है। परागकोश जैसे ही परिपक्व परागकोश बाद में संपुटित होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, वो संपुटित होता है। बाद में ये लघु बीजाणु क्या है? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे ही परागकोश क्या होगा? संपुटित होगा। संपुटित होने पर ये लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पराग कणों के रूप में, और बाद में किसके रूप में विकसित हो जाते हैं? पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं
कि लघु बीजाणुओं को ही क्या बोला जाता है, परागकण कहा जाता है। ठीक है, और ये बाद में इस पूरे पराग को संपुटित होने के बाद में ये बाहर निकल जाते हैं। लघु बीजाणु जो होते हैं वो साथ में रहते हैं, बस इतना ही फर्क है इनमें, और बाकी इनमें कोई अंतर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका टॉपिक था लघु बीजाणु जनन का। इसमें अगर किसी को भी कोई समस्या हो तो वो मुझे पूछ सकता है, ऐप के अंदर भी कमेंट करके बता सकता है। इसके बाद में बात करते हैं आगे वाले टॉपिक की। जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो कौन सा है, देखो अब बात करेंगे परागकण की। किसकी बात करने वाले हैं, परागकण की बात जो है वो करने वाले हैं कि परागकण क्या होते हैं। हमने अभी बात कर ली कि लघु बीजाणु जो है वो परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो अब बात आती है कि परागकण क्या होते हैं। तो नया टॉपिक है परागकण। ध्यान से समझना इस टॉपिक को, परागकण को, कि परागकण क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स किसे कहा जाता है, क्या क्या काम करते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, कैसे बनते हैं ये आपको बता दिया। तो सुनो परागकण के बारे में। परागकण जो होते हैं वो आवर्तबीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, नर युग्मकोद्भिद का, युग्मकोद्भिद, या बोल सकते हो मेल गेमिटोफाइट। क्या बोल सकते हो, मेल गेमिटोफाइट। मेल गेमिटोफाइट का प्रतिनिधित्व जो है वो करते हैं, अर्थात ये नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, मेल गेमिट। पुष्पी पादपों के क्या होते हैं, मेल गेमिट होते हैं, अर्थात नर युग्मक कहलाते हैं। इनकी संरचना की बात करते हैं। अब इनकी संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है, स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है। संरचना की अगर बात करें तो संरचना जो है ये सामान्यतः गोलाकार संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, गोलाकार। मैं अभी डायग्राम भी बनाकर आपको दिखाऊंगा। सामान्यतः ये कैसी संरचना होती है, गोलाकार संरचना होती है। इसके व्यास की अगर बात करें तो वो लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर तक का होता है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है व्यास का। जब आप प्रश्न क्या पूछा जाएगा आप लोगों से कि परागकण को चित्र सहित समझाइए, तो इसकी संरचना कैसी होती है, ये कैसा होता है, कितना व्यास होता है, वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। परागकण की अगर बात करें तो 2 आवरण पाए जाते हैं परागकण में। कितने आवरण पाए जाते हैं, 2 आवरण पाए जाते हैं। एक जो बाहर की ओर होता है उसे तो बोला जाता है बाह्य चोल, और जो अंदर की ओर होता है उसे बोला जाता है अंतःचोल। बाहर की ओर होता है वो तो होता है बाह्य चोल, और जो अंदर की ओर होता है उसे क्या बोला जाता है, अंतःचोल। बाह्य चोल जो होता है वो एक रसायन पदार्थ से बना हुआ होता है, जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन कौन सा रसायन होता है, स्पोरोपोलेनिन। ये एक कठोर रसायन होता है जो इसको बाह्य चोल को क्या बनाता है, कठोर बनाता है। इसके अलावा बाह्य चोल में अगर बात करें, स्पोरोपोलेनिन के कारण ये लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में संरक्षित रहते हैं। किसके कारण, स्पोरोपोलेनिन पदार्थ के कारण ये लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं, जीवाश्म के रूप में जो है वो संरक्षित रहते हैं। इसके अलावा बात करें तो इस बाह्य चोल में कुछ छिद्र पाए जाते हैं। बाह्य चोल में क्या पाए जाते हैं, कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहा जाता है। जिन्हें क्या बोला जाता है, जनन छिद्र कहा जाता है। इनकी संख्या 2 से 3 हो सकती है। ठीक है, 2 या 3 इनकी संख्या हो सकती है जनन छिद्रों की। और इन जनन छिद्रों में स्पोरोपोलेनिन का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, स्पोरोपोलेनिन का, क्योंकि यहाँ पे बाह्य चोल जो है वो नहीं होता, इसलिए स्पोरोपोलेनिन का जो क्या है, अभाव होता है। दूसरा अगर बात करें अंतःचोल, तो अंदर वाले आवरण को क्या बोला जाता है, अंतःचोल कहा जाता है। अंतःचोल की बात करें तो ये सेलुलोज व पेक्टिन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, सेलुलोज एवं किसका बना हुआ होता है, पेक्टिन का बना हुआ होता है। इसके बाद देखिए, ये तो बात हमने कर ली। अब बात करते हैं परागकण की, ये संरचना होगी। अब संरचना बनाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार की संरचना होती है। ये तो अंतःचोल हो गया, ठीक है, और ये मैं इस प्रकार से बाह्य चोल जो है वो बना देता हूँ। ठीक है,
ये, ठीक है, ये इसका केंद्रक हो गया, ये इसमें इसका ध्रुव हो गया, ठीक है, ये अंतःचल। ये एक परागकण की संरचना होती है जिसमें आपको ये जो दिख रहा है ये क्या हो गया, बाह्य चोल, क्या हो गया, बाह्य चोल। ये अंदर की ओर आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, अंतःचोल, ठीक है। बाह्य चोल स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होता है, ये सेलुलोज एवं पेक्टिन के बने हुए होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, जनन छिद्र, क्या हो गया, जनन छिद्र, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, केंद्रक हो गया, ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ये इसमें क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये किसकी संरचना है, परागकण की। किसकी संरचना है ये, परागकण की। परागकण के बारे में बात करते हैं तो जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो परागकोश की भित्ति जो है वो टूट जाती है। देखिए फिर से आइए यहाँ पे, ये परागकोश है, ये जब परिपक्व हो जाता है तो इसकी जो भित्ति है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। और भित्ति टूटने पर परागकोश में जो उपस्थित परागकण है वो क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। परागकण क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जब परागकण झड़ते हैं तो उस समय दो कोशिकीय अवस्था में होते हैं। जब परागकण इस परागकोश से बाहर आते हैं, परागकण कहाँ से आएंगे, जब इस परागकोश से बाहर आते हैं तो ये दो कोशिकीय अवस्था में होते हैं। कितनी कोशिकीय अवस्था में होते हैं, दो कोशिकीय अवस्था में होते हैं, दो कोशिकीय अवस्था होती है। इसमें अगर बात करें, अर्थात दो कोशिकीय अवस्था का मतलब क्या है, ये दो, इनके अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाएंगी, दो कोशिकाएं पाई जाएंगी। पहली कोशिका की अगर बात करें तो वह कोशिका बड़ी कोशिका होती है, अर्थात सीधा सा बोल सकते हैं जो बड़ी कोशिका होती है। जैसे मान लीजिए ये परागकण बनाया मैंने, इसमें ये दो कोशिका है, एक कोशिका ये बड़ी है, इस बड़ी कोशिका को हम लोग क्या बोलेंगे, बड़ी कोशिका को बोलेंगे कायिक कोशिका। बड़ी कोशिका को क्या बोला जाता है, कायिक कोशिका। बड़ी कोशिका को क्या बोला जाता है, कायिक कोशिका। और जो छोटी कोशिका होती है उसे बोला जाता है जनन कोशिका। उसे क्या बोलेंगे, जनन कोशिका। फिर से सुन लीजिए इसको, जब पराग कोश से, किससे, पराग कोश से परागकण बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते वक्त परागकण दो कोशिकीय अवस्था में होते हैं। एक कोशिका तो होती है बड़ी जिसे कायिक कोशिका कहा जाता है, एक कोशिका होती है छोटी जिसे जनन कोशिका कहा जाता है। कायिक कोशिका जो होती है उसमें अगर बात करें तो अनियमित आकार का केंद्रक जो है वो पाया जाता है। आकार कैसा भी हो सकता है केंद्रक का, जबकि जनन कोशिका जो होती है उसमें उसका आकार जो है वो तरबूज के आकार जैसा होता है। कैसा आकार होता है, तरबूज के आकार जैसा उसका संरचना जो है उसकी होती है। और इसमें जो केंद्रक होता है वो सघन जीव द्रव्य युक्त होता है। तो छोटी कोशिका को जनन कोशिका और बड़ी कोशिका को क्या बोला जाता है, कायिक कोशिका बोला जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं परागकण के बारे में। परागकण की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनकी बात कर लेते हैं कि परागकणों में अधिक मात्रा में पोषक पदार्थ पाया जाता है। अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, पोषक पदार्थ जो है वो पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा परागकणों में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, पोषक पदार्थ पाया जाता है। और अधिक मात्रा में पोषक पदार्थ पाए जाने के कारण परागकणों से पराग उत्पाद बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, पराग उत्पाद बनाए जाते हैं। इनको भी अंडरलाइन कर लेना कि पराग उत्पाद क्या होते हैं, इनकी बात कर रहे हैं। और ये पराग उत्पाद गोलियों के रूप में, इनकी क्या है, गोलियां बना दी जाती हैं। क्या बना दी जाती हैं, गोलियां बना दी जाती हैं। और गोलियों के रूप में हमें कहाँ मिलते हैं, बाजार में मिलते हैं। परागकणों में अत्यधिक मात्रा में पोषक पदार्थ पाया जाता है जिनसे पराग उत्पाद बनाए जाते हैं। और पराग उत्पाद को गोलियों के रूप में क्या किया जाता है, बाजारों में बेचा जाता है। अब ये क्या करते हैं, जो पश्चिमी देशों के खिलाड़ी हैं वो इन पराग उत्पादों को उपयोग में लेते हैं, जो उन खिलाड़ियों में उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। कौन से देशों के, पश्चिम देशों के। इसके अलावा पराग उत्पाद जो है वो जो धावक घोड़े हैं, ठीक है, धावक घोड़ों की बात करें उनको भी खिलाए जाते हैं जिनसे उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो बात है परागकणों के बारे में, परागकण जो होते हैं वो एलर्जी उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, एलर्जी उत्पन्न जो है वो करते हैं। जैसे गाजर घास, गाजर घास के दो तीन नाम है,
कांग्रेस घास भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कांग्रेस घास भी बोला जाता है। इसके अलावा इसका एक नाम और होता है पार्थेनियम। क्या नाम होता है? पार्थेनियम। तो ये इस पादप के परागकण जो है वो एलर्जी उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? एलर्जी उत्पन्न करते हैं। अर्थात कह सकते हैं ये एलर्जी का क्या बनते हैं? कारण बनते हैं। किसका कारण बनते हैं? एलर्जी का कारण जो है वो बनते हैं। तो इस प्रकार से परागकण की संरचना, परागकण द्विकोषी की अवस्था और लघु बीजाणु का जो टॉपिक हमारा था वो कंप्लीट हो गया। वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक की और बात करेंगे। वो हमारा कौन सा है? परागकणों का जीवन काल। परागकणों का जीवन काल। परागकणों का जीवन काल। परागकणों का जीवन काल। परागकणों के जीवन काल की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, परागकणों का जीवन काल अलग अलग होता है। परागकणों का जीवन काल क्या होता है? अलग अलग पादपों में अलग अलग होता है। कुछ पादपों के परागकणों के जीवन काल की बात करें तो वो केवल 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? केवल 30 दिन का होता है। जैसे बात करें तो गेहूं है, चावल है, इनके अंदर कितने दिन का होता है? मात्र 30 दिन का होता है। इसके अलावा कुछ लेग्यूमिनेसी कुल के पादप हैं, उनमें परागकणों का जीवन काल कई महीनों तक होता है। लेग्यूमिनेसी दाल कुल के जो पादप हैं उनका कई महीनों तक होता है। परागकणों का जीवन काल जो है वो तापमान व आर्द्रता के द्वारा प्रभावित होता है। किसके द्वारा? तापमान और आर्द्रता के द्वारा। तापमान एवं नमी जो होती है उसके कारण क्या होता है? प्रभावित होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि परागकणों का जीवन काल किसके कारण प्रभावित होता है? तापमान और आर्द्रता के कारण क्या होता है? प्रभावित होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो परागकणों को दरो नाइट्रोजन में कई वर्षों तक भंडारित या संरक्षित किया जा सकता है। एक यहाँ पे मैं शब्द लिख रहा हूँ, दरो नाइट्रोजन। दरो नाइट्रोजन, तो ये आपके केमिस्ट्री में भी आता है, ध्यान रखना। दरो नाइट्रोजन के अंदर परागकणों को क्या किया जा सकता है? कई वर्षों तक भंडारित या संरक्षित रखा जा सकता है। ये होता है -196 डिग्री। कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस इसका मान जो है वो होता है। तो उसे क्या बोलेंगे? दरो नाइट्रोजन बोला जाता है। भंडारित परागकणों का उपयोग हम बीज भंडार के रूप में भी कर सकते हैं। किसके रूप में? जैसे बीज भंडार करते हैं ना, वैसे हम पराग भंडार के रूप में कर सकते हैं। किसके रूप में कर सकते हैं? पराग भंडार के रूप में कर सकते हैं। और करके इन्हें किस काम में लिया जा सकता है? फसल प्रजनन कार्यक्रम में काम में लिया जा सकता है। किसमें? फसल प्रजनन कार्यक्रम में इनको काम में लिया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से परागकणों के जीवन काल का टॉपिक भी आपके दिया हुआ है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको अभी बताई। अब जो हम आगे वाले वीडियो में शुरुआत करेंगे वो नया टॉपिक हमारा रहेगा। हमने जो मेल गेमेटोफाइट था, नर युग्मकोज भेद वाला जो टॉपिक था, गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट वाला जो टॉपिक था, अर्थात पुंकेसर, लघु बीजाणु, धानी और परागकण, 3 टॉपिक हमने शुरुआत में लिए थे निषेचन से पूर्व, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम दूसरी तरफ बात करेंगे फीमेल की। किसकी? फीमेल की, जिसमें हम जो कल टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं वो हमारा रहेगा स्त्री केसर, गुरु बीजाणु धानी या बीजांड या फिर भ्रूण कोष, इम्ब्रियो सेक, उनकी बात जो है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।